हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? क्या ज़रूरत है इसे पढ़ने की? ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की ज़रूरत हमें पड़ी क्योंकि हमें कुछ टर्म्स को समझना था, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, टेम्परेचर। इन सबको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब इसके लिए हमने कुछ एजम्पशंस लिए हैं, वो हम पहले सीखते हैं कि क्या है वो। चलिए, फर्स्ट है कि अ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। मतलब क्या, अगर एक कंटेनर में हमने हाइड्रोजन गैस फिल कर दी है, तब उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब जितने वॉल्यूम में ना हाइड्रोजन गैस ही होगी, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ही होंगे हाइड्रोजन गैस के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नंबर में होंगी। मतलब हाँ, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि 3 × 10⁻⁹ मॉलिक्यूल्स पर 1 सेंटीमीटर क्यूब। इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इतने वॉल्यूम एलिमेंट में। तो ये हमने एज्यूम किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट कि द गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट मास। मतलब हमें मॉलिक्यूल्स को ना पॉइंट मास की तरह अप्रॉक्सीमेट करना है, मतलब उसका मास बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। थर्ड पॉइंट है gas molecules are in a state of random motion. It means that the gas molecules of an ideal gas can move in all possible direction and all positions are equally probable. मतलब कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होगी वो हर डायरेक्शन में होगी। ऐसा नहीं है कि हम उसे प्रीडिफाइन कर पाएंगे कि अगर हम कोई एक मॉलिक्यूल की मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इतने देर के बाद वो यहाँ होगी। वो ऐसा हम प्री एज्यूम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी मोशन होगी वो हर डायरेक्शन में इक्वली प्रोबेबल होगी। मतलब वो यहाँ भी हो सकती है, वहाँ भी हो सकती है, कोने में भी हो सकती है, टेबल के नीचे भी हो सकती है, मतलब कहीं भी हो सकती है, राइट। जैसे हम कैरम खेलते हैं ना, कैरम में अगर हमने स्ट्राइक किया है तो उसके बाद जो हमारी जितनी भी गोटियाँ है वो कहीं भी बिखर सकती है। ऐसा हम नहीं कह सकते ये रेड वाली है, ये यहीं आएगी या वहीं जाएगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, राइट। तो कुछ ऐसी मोशन है। लेकिन हम ब्राउनियन मोशन पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि कोलिजन के बीच का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात है। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स फील्ड एब्सेंट होगी। मतलब किसी कंटेनर में कोई गैस फिल की है, उस वक्त बाहर से कोई किसी प्रकार की फोर्स नहीं लगेगी। होगा तो अंदर इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन ही होगा। नो एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या नो एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसी टाइप की कोई टाइप की एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी, राइट। मतलब कि एन आइडियल गैस बिहेव एज एन आइसोट्रोपिक मीडियम। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी वो हर डायरेक्शन में सेम होगी। ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो दूसरे डायरेक्शन में कुछ और ही है, ऐसा नहीं। सब डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, राइट। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एक्सपीरियंसेस द फोर्स ओनली ड्यूरिंग द कोलिजन। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर देयर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब क्या कि हमने आगे की पोस्टुलेट में देखा कि एक्सटर्नल फोर्स फील्ड एब्सेंट है, मतलब उससे बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रही है, पर अंदर भी दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगी। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब कूलम फोर्स कुछ भी कह दो, वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो होगा तो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड ही रहेंगे। मतलब उनके रैंडम मोशन नहीं हो जाएगी, फिर कंस्टेंट हो जाएगी उनकी मोशन, और ऐसा हमें नहीं चाहिए। और अगर पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों के बीच में तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे कंटेनर में, ऐसा भी हमें नहीं चाहिए। मतलब कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उसके पास है तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही है, राइट। तब 6 पॉइंट क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बिहेव्स एज अ रिजिड perfectly elastic hard sphere. It means that molecules neither loses the energy nor deform in the shape when they collide among themselves or with the walls of the containers. मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोलिजन हो रहा है तो वो दोनों इलास्टिक
कोलिजन करेंगे उसमें एनर्जी का और मोमेंटम का लॉस नहीं होता है या उसके शेप में भी कोई चेंज नहीं आता है, राइट। अब 7 पॉइंट क्या कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ द कोलिजन इज निग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। बहुत मज़ेदार बात है कि कोलिजन कितनी देर तक हो रहा है, वो टाइम इंटरवल ना दो सक्सेसिव कोलिजन के टाइम इंटरवल से बहुत कम है। मतलब कोलिजन ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये कोलिजन हुआ और दूसरा सक्सेसफुल कोलिजन हो जाएगा, मतलब ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, राइट। ठीक है, 8 पॉइंट देखते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव विथ स्पीड सेम, राइट। मतलब सब मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज स्पीड होगी ना वो सेम नहीं होगी, वो 0 से इन्फाइनाइट के बीच में कोई सी भी स्पीड से मूव कर सकता है। वैसे भी रैंडम मोशन कर रहा है तो उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा कि भाई तुझे इतनी ही स्पीड में जाना है या तुझे इतनी ही स्पीड में जाना है। 9 कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ द गैस। यार ये सिंपल बात हुई, हमने 4th पोस्टुलेट में देखा था कि एक्सटर्नल फोर्स फील्ड ही एब्सेंट है तो किसी प्रकार की एनर्जी बाहर से नहीं लगेगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं ही लगेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमारे मॉलिक्यूल्स को हमने ना पॉइंट मास से रिप्लेस किया हुआ है, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग भी रही है तो वो भी बहुत कम होगी, राइट। क्योंकि जितना मास ज़्यादा उतनी ग्रेविटेशनल एनर्जी उस मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज़्यादा लगता है। लेकिन हमने यहाँ पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया है तो क्या ही एनर्जी लगेगी उस पर। मतलब हम रैंडम मोशन कंसिडर कर सकते हैं, यही ये बात क्लियर करना चाह रहे हैं। देखते हैं अब 10th पॉइंट क्या कहता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर नॉट ऑन द नेचर ऑफ द गैस। बहुत मज़ेदार बात है, बहुत मज़ेदार। मतलब कि अगर मैंने कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को फिल किया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के पास ये सब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वगैरह ज़्यादा है तो वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से होगा, या फिर हाइड्रोजन के पास कम है तो वो ज़्यादा एनर्जी से होगा, ऐसा नहीं है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होंगी क्योंकि उन दोनों का टेम्परेचर सेम है, राइट। लेकिन अगर मैंने हाइड्रोजन को रख दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पर और नाइट्रोजन को रख दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तब नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो यहाँ भी कुछ ऐसी बात हुई है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर नॉट ऑन द नेचर ऑफ द गैस। आई होप कि आपको ये पॉस्टुलेट समझ आए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी आपको सब समझाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।